नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर क्वेश्चन सीरीज के अगले पार्ट की। तो उम्मीद है आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, छ, ओ या ए? तो उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंठ तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं वो आपके दो ही होते हैं और वो वर्ण है आपके ए और ए। तो ए आपका होगा सही जवाब। ह की अगर बात करें तो ह का उच्चारण होता है आपका कंठ से, छ का उच्चारण होता है आपका तालु से, ओ का उच्चारण होता है आपका कंठोष्ठ से। ओ और औ ऐसे दो वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। ए और ए ऐसे दो वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ तालु से होता है। तो क च ट त प, अगर आपको याद हो मैंने कहा था आपको क च ट त प की तरह जाना है और कंठ से बाहर कंठ तालु मूर्धा की ओर जाना है। देखते हैं अगला सवाल। ल के उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य या कंठ तालव्य। तो ल बोलने के लिए हम जो इस्तेमाल में लाते हैं वो लाते हैं अपने दांत, यानी दंत्य है ल का उच्चारण स्थान। ल के अलावा जो पूरा का पूरा आपका त वर्ग है और उसके अलावा स, इनका उच्चारण भी आपका दंत्य से ही होता है। तालव्य की बात करें, तालव्य से आपका पूरा का पूरा च वर्ग का होता है। उसके अलावा य और श का उच्चारण भी आपका तालव्य से होता है और स्वरों में इ और ई का उच्चारण भी आपका तालव्य से ही होता है। कंठोष्ठ से मैंने अभी अभी आपको बताया, कंठोष्ठ से ओ और औ का उच्चारण होता है और कंठ तालव्य से ए और ए का उच्चारण होता है। अगला सवाल। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है का मतलब है कि वो अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण महाप्राण पर भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी शायद आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है आपने तो आप उसे देख सकते हैं। तो अल्प प्राण में जहां तक हमने बात की थी, हमने कहा था कि 1, 3, 5 उसके अलावा सभी स्वर और य और ल वो आपके कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और ऑप्शन में देखें तो ख, झ, घ और ज ये सभी आपके किस में आते हैं? ये स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। तो ख कितने नंबर पे आता है? आपके दूसरे नंबर पे, झ और घ चौथे नंबर पे और ज तीसरे नंबर पे। तो ये तीसरा है आपका अल्प प्राण। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या होगा? वो होगा ज। यदि आपको ये 1, 3, 5 याद नहीं है तो मैंने आपसे सिंपल भाषा में कहा था कि आप ख, झ, घ और ज बोल के देखें। आप देखेंगे कि शुरू के 3 में श्वास कैसा निकल रहा है? ज्यादा निकल रहा है, सांस ज्यादा निकल रही है, तो ये है आपके महाप्राण। और ज में श्वास कम निकल रहा है तो ये है आपका अल्प प्राण। अगला सवाल। सख्यागमन का संधि विच्छेद है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन और संख्या धन गमन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ए ऑप्शन, सखी धन आगमन। देखिए होता क्या है, प्रथम पद के अंत में आपका क्या है? ई है, द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका आ है, तो इन दोनों ने मिलके आपका बना दिया या। सखी और आ ने सख्या बना दिया और आगे पीछे के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की तो बन गया सख्यागमन। देखिए यहाँ पर अगर एक बिंदी लगी हो तो वो बन जाता है संख्यागमन। तो उसकी संधि फिर बदल जाती है, उसकी संधि हो जाती है फिर संख्या धन आगमन। सखी धन आगमन ये स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि में आता है और संख्या गमन जब आप लिखते हैं तो वो बन जाता है संख्या धन आगमन, वो स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि में आता है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द संधि का टॉपिक भी हम आपके साथ डिस्कस करें। निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र या त्रिलोक। यदि आप इन सभी ऑप्शन में देखें तो शुरू में नजर आएगा आपको हर शब्द के प्रथम पद में त्रि, दश, नव, त्रिलोक। तो आप कहेंगे कि ये तो द्विगु समास है, पर द्विगु समास में आप जानते हैं कि 1 से 9 तक की गिनती आती है आपकी और उसके अलावा जो आपके 10 के गुणज होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे तो दशानन लिखा है, 10 हैं सिर जिसके, तो ये आपका द्विगु समास में नहीं आएगा। और दूसरा रीजन ये है कि दशानन जब आपने कहा 10 है आनंद जिसके, या जब इसका मीनिंग आप देखें तो वो क्या निकल कर आता है? वो रावण निकल के आता है। तो शब्द तो
और है लेकिन उसका अर्थ कोई और, ऐसा किस समास में होता है? ऐसा होता है बहुव्रीहि समास में। तो त्रिभुज, नवरात्र और त्रिलोक आपके द्विगु में आते हैं और दशानन आता है आपका बहुव्रीहि में। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार त्रिभुज को भी बहुव्रीहि समास में डाल दिया जाता है। इसे कंसीडर किया जाता है एक शेप के तौर पे, एक आकार के तौर पे इसे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो उससे कनेक्ट करके हम इसे बहुव्रीहि समास में भी कई बार डाल देते हैं। तो वहां पर आपका ऑप्शन में द्विगु नहीं होगा, वहां ऑप्शन में आपका बहुव्रीहि होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दशानन आपका आता है बहुव्रीहि समास में। त्रिभुज वैसे द्विगु में आता है, पर हो सकता है बहुव्रीहि समास में भी कहीं वो आपको पूछा जाए। अगला सवाल देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। आपको उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने आपसे लिखा एक शब्द है तंत्र। उस शब्द के आदि में यानी शुरुआत में मैंने एक लिखा स्व, तो ये बन गया स्वतंत्र। तो मूल शब्द के आदि में, शुरुआत में जब आप कुछ लिखते हैं तो वो होता है आपका उपसर्ग। और अगर मान लीजिए मैंने तंत्र के बाद यानी अंत में लिखा ता, तो पूरा शब्द बन गया स्वतंत्रता। तो मूल शब्द के शुरुआत में जो लिखा वो है उपसर्ग, और जो मूल शब्द के अंत में हम लिखते हैं वो होता है आपका प्रत्यय। देखिए ऐसा नहीं होता है कि किसी मूल शब्द में सिर्फ उपसर्ग ही होगा या सिर्फ प्रत्यय ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर तंत्र मूल शब्द है, उसके आगे मैंने उससे आदि में मैंने उपसर्ग भी लगाया है और अंत में मैंने प्रत्यय भी लगाया है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है आपका शब्द के आदि में। अगला सवाल है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि मूल शब्द के अंत में किसका प्रयोग होता है? प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय जो इस्तेमाल हुआ है वो आपका आस हुआ है। तो ठास नहीं हुआ है, आस हुआ है। मीठा के लिए हमने आगे आस प्रत्यय लगाया है, फिर वो बना है मिठास। तो जब उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं तो संधि भी इसी के अंदर आ जाती है। संधि अगर आपको अच्छे से करनी आ गई, शब्द को तोड़ना आ गया, तो उपसर्ग प्रत्यय भी बहुत आसान हो जाते हैं। सभी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये। अगला सवाल, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तत्सम जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में आए, तद्भव जो संस्कृत के थे हिंदी में आके बदल गए, देशज जो देसी बोलियों से आए, विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आए, और संकर जो दो शब्दों के मेल से बने। तो अहेर जो कि एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या होगा? उसका तत्सम रूप है अहेर का आखेट। देखिए अहीर क्या है? अहीर ये एक समुदाय है, ग्वाला समुदाय होता है जो आपके यूपी के जो यादव होते हैं वो अहीर समुदाय के होते हैं। आषाढ़ जो है आपका, आषाढ़ आपका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है अषाढ़। अषाढ़। अगला सवाल देखते हैं। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, दैशज और तद्भव। यहाँ पर बात हुई है देखिए अर्ध तत्सम की। तो मैं आपको बता दूं ये अर्ध तत्सम होता क्या है। मैंने लिया एक एग्जाम्पल, मैंने लिखा आपके सामने कर्म, फिर लिखा मैंने करम, और लिखा मैंने काम। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये कर्म जो है आपका ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और ये काम हिंदी का जब बदल गया ये तद्भव है। तो ये कर्म कौन सा है? देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत के जिनमें हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाते, हल्का सा चेंज लाते हैं। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं कि हमने आधे रॉ को पूरे रॉ में सिर्फ बदला है और कुछ नहीं किया है। तो ये शब्द जो हमारे आते हैं ना पूरी तरह से तत्सम होते हैं ना पूरी तरह से तद्भव होते हैं। तो ये आपके आते हैं अर्ध तत्सम में। तो चूरण शब्द जो है आपका ये भी आपका अर्ध तत्सम में ही आता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ बुक्स में या इंटरनेट में कहीं जगह आपको ये चूरण शब्द तद्भव का दिखे, पर ये चूरण शब्द अगर देखिए ऑप्शन में अगर अर्ध तत्सम नहीं है तो आप तद्भव पर लगाइए, लेकिन अगर ऑप्शन में अर्ध तत्सम दिया गया है तो चूरण शब्द आपका कर्म की तरह ही अर्ध तत्सम में आता है। कपाट का तद्भव क्या है? कपाट जो कि एक तत्सम शब्द है उसका तद्भव क्या होगा? देखिए कपाट का तद्भव शब्द होता है आपका किवाड़। कपड़ा, कपड़ा एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है करपट।
कांटा, कांटा आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है कंटक। तो ये थे आखिरी सवाल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शिवालिक प्रगति हमारे वीडियोस को देखें, अंत तक देखें और वीडियोस को पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जब तक अगला वीडियो लेके आपके सामने आते हैं तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।